नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लासेस इस समय बिहार प्राइमरी के शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर आपको फ्री लाइव पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस चैनल को शेयर करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करें कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले बात करें कि संविधान शब्द सबसे पहले दिया किसने, सबसे पहले ये शब्द कहाँ से आया। तो संविधान शब्द का निर्माण, संविधान शब्द सबसे पहले दिया था सर हेनरी मेन ने, जो कि कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। अब संविधान है क्या? अब किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान जो होता है एक आवश्यक तत्व के रूप में काम करता है। संविधान दो तरह के होते हैं, एक या तो लिखित होगा और दूसरा या तो अलिखित होगा। और संविधान एक कुंजी होती है जिसमें क्या लिखे होते हैं? नियम और कानून लिखे होते हैं। यानी संविधान क्या है? संविधान नियमों और कानूनों की वह संग्रह जो कि लिखित रूप में हो या अलिखित रूप में हो, उसको हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। नोट पॉइंट देखें तो इसका मतलब हम संविधान को क्या कह सकते हैं कि संविधान देश की कैसी विधि है? संविधान की मूलभूत विधि है। नोट पॉइंट की ओर फिर से ध्यान दें कि अब संविधान को बनाने के लिए कौन कौन से अंग जरूरी होते हैं, कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं। तो संविधान के कौन कौन से अंग हैं? पहला है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका, तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है। आगे की ओर देखें, अब संविधान में 3 अंग हो गए। तो अब बात आती है कि संविधान का काम क्या है। तो संविधान द्वारा जनता एवं सरकार के बीच संबंधों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए के.एम. मुंशी ने इस संविधान को क्या कहा? के.एम. मुंशी ने इस संविधान को कहा कि संविधान देश की क्या होती है? आत्मा होती है। संविधान देश की आत्मा होती है। अब बात आई कि भारत में संविधान निर्माण की मांग कब की गई। तो भारत में संविधान मांग करने के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन किया गया और स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि प्रारंभ में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है, तो भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा होता है? संविधान सभा द्वारा होता है, ठीक है। अब बात की जाए कि संविधान सभा में सर्वप्रथम विधेयक की मांग की कब गई। तो विधेयक की मांग की गई थी सर्वप्रथम 1895 में तिलक ने किया था। किस विधेयक में किया था? स्वराज विधेयक में संविधान के निर्माण की मांग की थी, ठीक है। अब याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि तिलक कितने साल के हो गए? 95 साल के हो गए। यानी 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक की मांग की। अब बात आती है 1922 ईस्वी में। तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए? भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1922 में भारत के संविधान के बारे में क्या कहा कि भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भारत में संविधान निर्माण की कहानी कहाँ से शुरू हुई, इसका क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 ईस्वी में, क्योंकि उस समय क्या था? अंग्रेज़ों का शासन था, कहाँ पर? भारत में था। तो अंग्रेज़ों ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया कब? 1773 ईस्वी में। और इस एक्ट को ब्रिटिश संसद द्वारा पास प्रथम कानून माना जाता है। यानी ये रेगुलेटिंग एक्ट पास कहाँ पे होती थी? ब्रिटिश संसद में पास होती थी, इसलिए इसको ब्रिटिश संसद द्वारा पास प्रथम कानून कहते हैं। लागू कब हुआ था? ये 1774 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। अब बात आती है रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण कार्य क्या थे। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की
की बात कही गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अपर न्यायाधीश होंगे। तो अगर मुख्य न्यायाधीश की संख्या पूछे तो मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 थी और अपर न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? 3। यानी अगर टोटल न्यायाधीश की संख्या पूछें कि कुल न्यायाधीश कितने थे, तो 4 न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण किया गया। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के शासन पर अधिकार किसका होगा? कंपनी के शासन पर अधिकार होगा, संसदीय नियंत्रण होगा, संसद का नियंत्रण होगा, संसद का अधिकार होगा। ठीक है। इसमें और प्रावधान क्या किया गया? और ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि के निर्माण का अधिकार है। यानी गवर्नर को अधिकार दिया गया कि वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून क्या कर सकती है? बना सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। अगला पॉइंट क्या है इसी में? अगला मेन पॉइंट है कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब जो व्यक्ति कलकत्ता प्रेसिडेंसी में रहेगा, अगर वो कानून बनाएगा तो वही कानून मद्रास में भी लागू होगा और बम्बई में लागू होगा। ठीक है। अब बात की जाए कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी, उसके जो पहले न्यायाधीश थे, उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो उसके पहले न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे की ओर चलें। अगला जो पॉइंट है भारतीय संविधान के इतिहास का, जो दूसरा पॉइंट है कि 1784 ईस्वी में अब लागू किया गया पिट्स इंडिया एक्ट। यानी पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया? 1784 ईस्वी में। अब पिट्स इंडिया एक्ट की महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, ये किस लिए प्रसिद्ध हुई? तो इसमें द्वैध शासन की शुरुआत की गई। यानी भारत पर 2 लोगों का शासन होगा। पहला शासन कंपनी का होगा और दूसरा शासन संसदीय बोर्ड का होगा। ठीक है। अब बात आती है पिट्स इंडिया एक्ट में जो राजनीतिक मामले होंगे उसको हल कौन करेगा? तो उसको हल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अब बात आई, राजनीतिक मामले तो हल हो गए, लेकिन व्यापारिक मामले कौन करेगा? तो व्यापारिक मामले को हल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। क्या बनाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है। अब इस पूरे मामले को हल करने के लिए यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट तो बनाया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ भी गवर्नर जनरल की संख्या कितनी थी? गवर्नर जनरल की संख्या अभी भी कितनी है? 3 है। ठीक है। ब्रिटेन के अब इसी समय ब्रिटेन के लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स सरकार का त्यागपत्र। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स सरकार ने किस एक्ट के तहत त्यागपत्र दिया था, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उन्होंने त्यागपत्र दिया था। अब हम दूसरे चार्टर अधिनियम की बात करें जो कि 1813 में लागू हुआ, जिसे 1813 का चार्टर अधिनियम कहा जाता है। अब चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया? राजस्व नियंत्रण की बात की गई, और वो राजस्व नियंत्रण जो होगा उसकी समीक्षा हर प्रत्येक 20 वर्ष बाद होगी। ठीक है। अब बात करें चार्टर अधिनियम एक्ट में क्या कहा गया, क्या महत्वपूर्ण बातें की गई। पहली बातें हैं, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। यानी जो व्यापार का एकाधिकार था उसको सबसे पहले समाप्त किया गया। दूसरी चीज़, अब भारत को भी आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरह अपने कारीगरों को तैयार करने के लिए अब क्या चाहिए? अंग्रेज़ को भी चाहिए ना कि वो शिक्षा दे, अपनी भाषा को सिखाए। तो प्रतिवर्ष क्या किया जाएगा? 1 लाख रुपया शिक्षा में खर्च किया जाएगा। कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। किस में खर्च किया जाएगा? शिक्षा में किया जाएगा। इसी में पहली बार भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। अगर पूछा जाए कि भारत पर संवैधानिक स्थिति कब स्पष्ट हुई, तो 1813 के चार्टर अधिनियम एक्ट में हुई। चाय पे चीन का व्यापारिक अधिकार अभी भी बना हुआ था। ठीक है। ठीक। और यहाँ पे अभी भी जो स्थानीय स्वशासन द्वारा कर लिया जाता था, यानी 1813 में भी स्थानीय स्वशासन द्वारा जो कर लिया जाता था वो अभी भी लिया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम,
यानी 20 साल बाद 1813 के बाद कब आ रही है? 1833, यानी 20 साल के अंतर के बाद फिर से चार्टर अधिनियम आया, जिसे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम कहा जाता है। अब इसमें 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत के जनरल को क्या कहा जाता था? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी पहले 1813 तक भारत में जो भी व्यक्ति आता था उसको गवर्नर कहा जाता था, लेकिन अब बंगाल के जनरल गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। इसी काल में, इसी चार्टर अधिनियम के दौरान ही भारतीय दासत्व गुलाम प्रथा का क्या किया गया था? गुलाम प्रथा का अंत किया गया था। गुलाम प्रथा का अंत किस चार्टर अधिनियम में हुआ था? 1833 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है। और गवर्नर जनरल के साथ में एक विधि सदस्य जो कानून को जानता हो, वकील, किसको शामिल किया गया था? मैकाले को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? मैकाले को शामिल किया गया। अगला पॉइंट क्या है? कंपनी को प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। जो कंपनी क्या करती थी? केवल व्यापार का काम करती थी, अब उसे प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। जैसे डीएम एसडीएम जहाँ पे रहते हैं उनके ऑफिस को प्रशासनिक निकाय कहा जाता है। ठीक है। जहाँ पे वो वर्क करेंगे प्रशासनिक निकाय कहा जाता है। तो 1833 ईस्वी को चार्टर अधिनियम में कंपनी को क्या बना दिया गया? प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। इसी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में ही ये बात कहेगी कि भारत के लिए अब कितने बजट होंगे? भारत के लिए एक बजट होगी। भारत के लिए जो खर्च निकाला जाएगा उसके लिए भी एक बजट बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चलें। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आप जान रहे हर 20 वर्ष बाद क्या होगी? समीक्षा होगी। तो 1833 के 20 वर्ष बाद क्या होगा? 1853 आएगा। तो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या है? इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए हम इनका डिटेल से अध्ययन करें। पहला पॉइंट ये होता है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करने के लिए सबसे पहले जो चार्टर अधिनियम में बात की गई, 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में बात की गई। अब यहाँ पे जो परिषद बना था, परिषद को लघु संसद कहते थे या तो एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था। यहाँ पे 1853 में ही परिषद को क्या कहा जाने लगा? लघु संसद, एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। अब संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल की स्थापना हुई। यानी अगर पूछा जाए विधानमंडल की स्थापना किस चार्टर अधिनियम के अनुसार होने लगी, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार। इस समय विधि सदस्य अब क्या होने लगे? विधि सदस्य गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्ण सदस्य हो गया। यानी गवर्नर जनरल के साथ जो काउंसिल में बैठते हैं, अब उसका पूर्ण सदस्य कौन हो गया? विधि सदस्य हो गया। 1833 में गवर्नर जनरल में विधि सदस्य शामिल हुआ, लेकिन पूर्ण सदस्यता नहीं मिली थी। 1853 में लेकिन क्या कर दिया गया? उसे पूर्ण सदस्यता दी गई। ये बात आपको याद हो गई होगी आसान तरीके से। आगे की ओर चलें। लेकिन अब देखिए, अब 20 वर्ष की जो समीक्षा की जाती थी, अब वो ख़त्म कर दिया गया। अब इसके तुरंत बाद 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गई। ऐसा क्यों आया? क्योंकि इसमें भी अभी तक जो कंपनी में काम करते थे अभी भी वो भ्रष्ट थे, सारे पैसे को जमा कर लेते थे। ठीक है। इससे कंपनी को क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। तो अब बात आती है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसकी घोषणा की थी किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में इस सूचना को पढ़ा था। अब क्या कहा जाने लगा? अब भारत का शासन अब किसके हाथ में दे दिया गया? क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। किसको दे दिया गया? क्राउन को दे दिया गया। जो वहाँ पे ब्रिटेन में राजा महाराजा थे उनको अब हस्तांतरित कर दिया गया, उनके हाथ में दे दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि समस्त शक्तियाँ अब किसके पास होंगी? भारत विषयक मंत्री के पास होगी। जिसको भारत के विषय में सबसे ज़्यादा पता होगा उसके पास समस्त शक्तियाँ दी जाएंगी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1858 में ही महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या घोषित किया गया? सामग्री बनाया गया। कब? 1 नवंबर 1858 को। अब इस समय 1858 में अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यानी 1858 के बाद से जो गवर्नर जनरल थे उन्हें अब कहा जाने लगा वायसराय। इसी में सर्वप्रथम
मताधिकार की आयु की घोषणा की गई। यानी भारत में मताधिकार की आयु की प्रारंभ में कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया? संशोधन किया गया 1989 में। तब उम्र कितनी कर दी गई व्यक्ति की, वयस्क की? 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, यानी अब मताधिकार का जो आयु है वो प्रारंभिक है, वो 18 वर्ष है। ठीक है, अब आगे की ओर देखें। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, कौन सा अधिनियम है? 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम। अब इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तन संविधान में क्या किए गए? अब हम धीरे धीरे संविधान की ओर बढ़ रहे हैं कि संविधान की शुरुआत एक्चुअल में हुई कहाँ से। ठीक है, अब बात करें 1861 ईस्वी को भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या किया, प्रावधान किया गया कि मद्रास एवं मुंबई में स्थानीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। अब मद्रास और मुंबई में भी स्थानीय विधानमंडलों का क्या कर दिया गया? प्रावधान कर दिया गया। लेकिन इसका प्रावधान 1853 में ही आया था कि संपूर्ण भारत के लिए अब क्या बनेगा? विधानमंडल की स्थापना की गई। लेकिन वो विधानमंडल कहाँ पर बना था? कलकत्ता में बनाया गया था, जिसमें सदस्य संख्या न्यूनतम कितनी होगी? 6 होगी, और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, अब बात आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास रहेगी? अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को दिया जाने लगा। कब? 1861 में। 58 के बाद 8 3 11 3 वर्ष बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम बनाया गया। ठीक है, अब 1861 के बाद 1892 में, ठीक है, 31 वर्ष बाद 1892 ईस्वी में क्या बनाया गया? 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम बनाया गया, जिसमें क्या था कि जो भी संसद में बैठेगा पहली बार, यानी जब बजट की बैठक होगी तो उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार भी किसको दिया गया? भारत के व्यक्तियों को दिया गया। अब दूसरे 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम में बजट पर चर्चा भी कर सकता था वह व्यक्ति। लेकिन अब चुनाव कैसी थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। यानी अगर बात किया जाए कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की घोषणा किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो 1892 को भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। अब आगे की ओर चलें। 1900 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम क्या बनाया गया? तो 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम में मार्ले को क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया, और मिंटो को वायसराय बनाया गया। इसलिए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब इसमें क्या हुआ कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद बनाई जाती थी उसमें क्या किया गया? विधि मंत्री के साथ, सदस्य के साथ अब भारतीय भी शामिल होने लगा। अब जितने सदस्य थे वो बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, अभी भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार में ही मुसलमानों के पृथक चुनाव क्षेत्र की घोषणा की गई। यानी यहीं पर मांग उठी कि मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव बनाया जाए। कब बनाया गया? 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अगले अधिनियम की ओर चलें। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब अगर बात किया जाए इसमें क्या किया गया था? मॉन्टेग्यू क्या थे? सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे? यहाँ के वायसराय थे। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। अगर बात आए, क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। इसे भारतीय प्रशासन अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय भारतीय प्रशासन अधिनियम का प्रावधान किया गया था, और केंद्र में द्विस्तरीय विधानमंडल की स्थापना की गई। एक विधानसभा, एक विधान परिषद। ठीक है, केंद्र में कितनी विधानमंडल कैसी होंगी? द्विस्तरीय विधानमंडल की स्थापना होगी, और प्रांतों में दोहरी सरकार की संकल्पना की गई। 1919 ईस्वी में ही प्रांतों में दोहरी सरकार की संकल्पना की गई। ठीक है, और गवर्नर को अलग अलग कार्य दिए गए। एक गवर्नर का कार्य था कि एक सुरक्षित कार्य उसके हाथों में था, एक हस्तांतरित। मतलब सुरक्षित कौन कौन सी विषय वस्तु सुरक्षित थी गवर्नर के पास? राजस्व, न्याय, पुलिस और वित्त
कि जो प्रावधान थे वो किसके अंतर्गत आते थे, गवर्नर के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा गवर्नर भारतीय परिषद, यानी दूसरी जो सरकार थी वो गवर्नर और भारतीय परिषद थी, जिसके अंतर्गत केवल शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें की गई। यानी यहाँ पर शिक्षा का जो कार्यभार था उसको किसको दे दिया गया, गवर्नर और भारतीय परिषद के पास। ठीक है, अब बात की जाए कि पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान कब किया गया, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किया गया। अब दूसरी बात आ गई कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को यहाँ पर क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। केंद्र के विषय अलग कर दिए गए और प्रांत के विषय अलग कर दिए गए। दूसरी बात आ गई कि भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, कि जो भारत सचिव होगा उसको महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अब अधिकार दिया जाए। यानी पहली बार महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किस सुधार में किया गया, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किया गया। ठीक है, ये चीज़ें याद हो गई। अब चलते हैं 1928 में। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में संविधान निर्माण का प्रयत्न किया गया। अगर बात किया जाए कि संविधान निर्माण का प्रयत्न कब किया गया, तो 1928 के मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में संविधान निर्माण का प्रयत्न किया गया। उसी के बाद आया 1935 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम। क्या आया, 1935 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए, अब 1935 के भारतीय प्रशासन अधिनियम में 451 धाराएं बनाई गई और 15 परिशिष्ट बनाए गए। पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम में किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 11 प्रांत शामिल थे और 4 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कब हुआ, 1935 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम में। यानी जो कंपनी और ब्रिटेन की संसद का शासन था, अब उस शासन को ख़त्म कर दिया गया। अगला पॉइंट क्या है, 6 प्रांतों में 2 सदनें विधान परिषद और विधानसभा थी। केवल 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई थी। प्रांतों में स्वायत्ता शासन की स्थापना होगी, यानी प्रांत में जो शासन होगा वो स्वतंत्र होगा, स्वायत्त होगा। लेकिन केंद्र में कैसी व्यवस्था की गई, प्रांतों में तो द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अभी भी थी। साथ में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, व्यवस्था की गई। इसी में विषय को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। 1935 के भारतीय प्रशासन अधिनियम में ही विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। या संघ सूची के बाद समवर्ती सूची और तीसरी क्या बताएंगे, राज्य सूची। ठीक है, आगे की ओर देखें। इसी 1935 भारतीय प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत ही प्रतिरक्षा, विदेश, जनजातीय मामले आदि आरक्षित जो विषय थे उनको किसको दिया गया था, प्रशासन को दिया गया था। वायसराय एवं गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित रखे जाते थे। कौन कौन से विषय, प्रतिरक्षा, विदेश मामला, जनजातीय मामले और आरक्षित, ये सारे आरक्षित विषय थे। और जिसको किसके अंतर्गत दिया गया था, वायसराय एवं गवर्नर जनरल के अंतर्गत दिया गया था। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। अब इसमें संप्रदाय के आधार पर जो मुस्लिम संप्रदाय के होंगे उनका अलग निर्वाचन, और जो भारतीय हिंदू होंगे उनके लिए अलग निर्वाचन। पहली बार रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के अधिनियम के बाद ही स्टार्ट हुई। ठीक है, 1935 में ही क्या किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं धीरे धीरे संविधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब सन आ गया 1934। 1934 में ही M.N. रॉय ने, जिन्हें मानवेंद्र नाथ राय कहा जाता है, ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। पहली बार संविधान सभा की मांग कब हुई, 1934 में। और वो कैसी मांग थी, औपचारिक रूप से मांग थी। किसने की थी, मानवेंद्र नाथ ने की थी। ठीक है, उसके बाद ही 1942 में क्या आ गया, क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय संविधान निर्माण की पूर्ण मंजूरी दी गई। 1934 के औपचारिक संविधान सभा की मांग करने के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय संविधान निर्माण की पूर्ण मंजूरी दी गई। और उसी के बाद 1935 के बाद भारत में चालू हुआ 1947 ईस्वी का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम।
और 1947 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम जब आया तो उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। और वहाँ पर दो ग्रुप बनाए गए थे, दो संस्थाएं बनाई गई थी, जिसमें पहला था हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स 15 जुलाई 1947 को और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्माण 16 जुलाई 1947 को किया गया। ठीक है। इसी समय में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 20 धाराओं को स्वीकृति प्रदान किया गया। कितनी धाराएं शामिल की गईं? 20 धाराओं को शामिल किया गया। और इसके जुलाई के बाद अगस्त में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों का क्या किया गया? गठन किया गया। इसी 1947 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम में ही 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों का क्या किया गया? गठन किया गया। अब इसी के बाद हम तैयार करेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। अभी तक हमने क्या बात किया कि भारतीय संविधान का इतिहास कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से ये संविधान शब्द चला आ रहा है। ठीक है। तो संविधान सभा की मांग देखते हैं। 1938 को ही जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग कब की गई? 1938 ईस्वी में। वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है। अब संविधान सभा का निर्माण अब स्टार्ट हुआ, शुरू हो गया। अब ईंट पत्थर सब आने लगे हैं। तो इसी समय 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई। अब उस कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, पहले थे सर स्टफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए गए थे, और AB अलेक्जेंडर क्या थे? सदस्य थे। ठीक है। ये तीनों ही कैबिनेट स्तर के मंत्री थे जिन्होंने संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। देखते देखते अगस्त 1940 आ गया, जिसमें ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की अस्थायी मंजूरी दी गई। अगस्त 1940 में ही ब्रिटिश शासन के द्वारा क्या किया गया? भारतीयों के संविधान निर्माण की अस्थायी मंजूरी प्रदान कर दी गई। ठीक है। जब संविधान सभा बना तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासत के थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे। उन 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? दिल्ली आता था, अजमेर आता था, कुर्ग आता था व बलूचिस्तान। यानी संविधान सभा में जो 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे, उस चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। अगला नोट पॉइंट क्या है? अगला नोट पॉइंट हम देखेंगे जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए, जिसमें 296 सदस्यों के लिए क्या किया गया? चुनाव किया गया। यानी कितने सदस्य चुनाव में भाग लिए? 296 सदस्य चुनाव में भाग लिए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, और अन्य पार्टियों को कितनी सीटें मिली? 15 सीटें मिली। ठीक है। अब नोट पॉइंट देखेंगे कि इस चुनाव में, इस संविधान सभा के चुनाव में हैदराबाद रियासत ने भाग ही नहीं लिया, कभी भाग नहीं लिया। उसके बाद प्रतिनिधि निर्वाचन मंडल बनाया गया, जिसमें एकल संक्रमणी मत से वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या थी? इसकी चयन प्रक्रिया थी, निर्वाचन की जो चयन प्रक्रिया थी वो परामर्श द्वारा किया गया। इसी में प्रथम बैठक की गई 9 दिसंबर 1946 को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार कर दिया। मतलब मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने प्रथम बैठक में बैठने से क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो उसी क्रम में 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए माउंट बेटन ने पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। यानी प्रथम बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को बहिष्कार कर दिए गए, तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए माउंट बेटन ने पृथक संविधान सभा की क्या की? मांग की। अब बात आती है संविधान सभा में चुनाव किस प्रकार से हुए। तो संविधान सभा में जो चुनाव हुए वह चुनाव अप्रत्यक्ष था और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दिया गया था। एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का क्या करता था? प्रतिनिधित्व करेगा।
देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत होंगे। जो भी देशी रियासत में जहाँ पे राजा महाराजा का थे वहाँ पर संविधान सभा में वो सब क्या किए गए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, अब इसका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर इस चैप्टर को विराम देते हैं और इसके साथ जितने क्वेश्चन आएंगे उसका प्रैक्टिस सेट हम कल आपको करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों, यारों, सहेलियों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।